हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस लेक्चर में हम डीयू यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो जनरली काफी सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पूछे गए हैं। तो जैसे कि आपकी जो डीयू यूनिवर्सिटी है ये भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है रिपीट होते हैं। सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के, आज के इस सेशन में वो सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर रखी हूँ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। आपके जो भी डाउट्स है, आपके जो भी क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बहुत से स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि डीयू यूनिवर्सिटी के जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड्स है वो कब रिलीज होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको जब भी एडमिट कार्ड आपके रिलीज होते हैं मैं आपको वीडियो के थ्रू मैं आपको पहले नोटिफाई कर देती हूँ। तो याद रखना है, अभी आपको किसी पर भी किसी चीज के पीछे परेशान नहीं होना है, जस्ट आपको प्रिपरेशंस आपकी अच्छी रखना है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डीयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टोटल आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है। 50 एमसीक्यूज जो होता है आपको, उसमें एक क्वेश्चन जो होता है, एक एमसीक्यूज जो होता है 4 मार्क के लिए होता है। तो उस तरीके से आपका टोटल पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है और रिमेनिंग 100 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो 100 मार्क्स फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पूछा जाएगा। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको एग्जामिनेशन में भी सिर्फ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 100 मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में लेकर आना ही है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे कोर्स के थ्रू आप इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हो, यानी 100 में से 85 टू 90 मार्क्स तक आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको एग्जाम में आ सकता है। हमारा ये 90% गारंटीड कोर्स है, जिसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि थियोरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स है। मॉक टेस्ट है, टोटल 10 मॉक टेस्ट है। देन उसके बाद नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं एंड 1500 प्लस रिविजन एमसीक्यूज पीडीएफ। और ये जो सारा कोर्स है आपको दोनों लैंग्वेज में देखने मिलेगा, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो काफी, जैसे कि मैंने आपको कहा, 90% हमारा जो कोर्स है वो हमारा जो है टेस्टेबल कोर्स है। 90% स्टूडेंट्स हमारा हर टाइम सारे जो यूनिवर्सिटी के लिए होता है 90% एंड अबव रिजल्ट होता है। तो याद रखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके एग्जामिनेशन की भी डेट रिलीज हो चुकी है, तो आपको जल्द से जल्द हमारे कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। पहला प्रश्न, उस विधि का नाम बताइए जो एक समय में केवल एक व्यक्ति के साथ व्यवहार करती है और उसके समायोजन को बढ़ावा देती है। Name of the following which deals with only one person at a time and promotes his adjustment. So इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसमें हम केवल एक टाइम पर किसी एक पर्सन के बारे में, या फिर मान लीजिए किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी एक टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक पर डिटेल में स्टडी करते हैं। यानी इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी विधि होती है जिसमें हम एक ही समय पर केवल एक ही व्यक्ति या फिर एक ही किसी ऑब्जेक्ट पर या फिर किसी विषय पर डिटेल में उसको बढ़ावा देते हैं, उस योजना को हम क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ये कौन सी विधि होती है, हमें ये पता करना है इस प्रश्न में। तो याद रखिए, जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन पर हम स्टडी करते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट पर डिटेल में स्टडी करते हैं एट अ टाइम, यानी उसी टाइम पर, तो उस मेथड को, उस विधि को हम कहते हैं केस अध्ययन और केस स्टडी। अब ये होता क्या है केस स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में केस स्टडी पर आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन देखने ही मिलता है। सो केस स्टडी क्या होता है, ये एक डेटा कलेक्शन टूल है जिसके थ्रू आप रिसर्च में डेटा कलेक्ट करते हो। अब केस स्टडी में आप क्या करते हो, जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे कि आपको और जल्दी से समझ में आ जाए। अब हमने एक एग्जांपल लिया, हम ये देख रहे हैं कि मुझे आईफोन लॉन्च करना है। ठीक है, आईफोन का नया वर्जन आया है, मुझे आईफोन लॉन्च करना है। सो मैं क्या करूंगी, आईफोन के लॉन्चिंग से पहले, आईफोन जब मैं लॉन्च कर रही हूँ, जब मार्केट में आईफोन लॉन्च हो रहा है उसके पहले आईफोन पर टेस्ट करा जाता है। सो उसके लिए मैंने क्या करा, 4 to 5 पीपल का ग्रुप बना लिया।
तो याद रखिएगा केस स्टडी में हम क्या करते हैं, 4 to 5 पीपल का ग्रुप बना लेते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर मैं किस लोगों का ग्रुप बनाऊंगी, 4 to 5 लोगों का जो प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट्स है, ओके, जो जिनको फोन के बारे में ज्यादा नॉलेज है, ओके, जिनको जो कंप्यूटर्स के बारे में जिनको ज्यादा नॉलेज है, प्रोग्रामिंग, ओके, सो उन लोगों को मैं अपने स्टडी में चूज करूंगी। सो यहाँ पर मैंने क्या करा, 4 to 5 एक्सपर्ट्स को चूज कर लिया। अब इनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कहेंगे कि यहाँ पर आईफोन की क्वालिटी और अच्छी होनी चाहिए, न्यू वर्जन है तो कैमरा पिक्सल अच्छा होना चाहिए, ओके, ऐप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इसका टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्टोरेज और होनी चाहिए। सो इस तरीके से इस ग्रुप में ये डिस्कशंस होते हैं। सो इस डिस्कशन से आप जब भी कोई ग्रुप में डिस्कस करते हो, आप भी कोई बेसिकली आप किसी भी टॉपिक पर, मान लीजिए आप किसी ग्रुप में स्टडी बात कर रहे हो, किसी ग्रुप में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो आपको वहां पर डेटा किस फॉर्म में मिलेगा, वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में, ओके। जब भी हम किसी ग्रुप में किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं तो हमें डेटा वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलता है। तो याद रखिएगा वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में हमें किस रिसर्च में डेटा मिलता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में, ओके, क्वालिटेटिव रिसर्च में हमें वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा मिलता है। सो याद रखिएगा क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड होता है आपका केस स्टडी, जिसके हेल्प से आप डिटेल में किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हो और इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। सो ये मेथड होता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड होता है। याद रखिएगा इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको 2-3 टाइप के डेटा कलेक्शन मेथड दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि ये कौन से रिसर्च में आप किस टाइप से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, कि आप ये क्वालिटेटिव टाइप का डेटा आपके पास प्रेजेंट मिलता है या फिर आप क्वांटिटेटिव टाइप का डेटा आप एकत्र करते हो, ओके। सो आपको ये पता होना चाहिए केस स्टडी जो होता है ये क्वालिटेटिव रिसर्च का एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप डेटा को गैदर करते हो और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप 4 to 5 लोगों का ग्रुप बनाकर उस पर डिस्कशंस करते हो और उसके थ्रू आप कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और किसी प्रॉब्लम के बारे में आप स्टडी करते हो केस स्टडी में। सो याद रखिए केस स्टडी क्या होता है, जिसमें आप एट ए टाइम सिर्फ एक ही टॉपिक पर, सिर्फ एक ही पर्सन पर या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो, तो उसे हम कहते हैं केस स्टडी। सो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केस स्टडी। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक की बारी देख लेते हैं। क्वेश्चनएयर क्या होता है, क्वेश्चनएयर में एक सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। सो ये आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप डेटा गैदर करते हो और इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप एट ए टाइम बहुत सारे टॉपिक पर इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, बस एक ही टॉपिक पर नहीं। सो इसलिए इस प्रश्न का ये सही उत्तर नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, इसमें भी आप किसी एक्सपर्ट्स के बारे में उनका इंटरव्यू लेते हो, ओके, एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लेते हो। यहाँ पर आप कोई ग्रुप नहीं बनाते हो, किसी डिस्कशन नहीं होते, लेकिन आप कोई इंटरव्यू लेते हो, एक्सपर्ट्स को आप इन्वाइट करते हो और उनके थ्रू आप डेटा गैदर करते हो। सो यहाँ पर ऑप्शन सी भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए केस स्टडी और केस अध्ययन। अगला प्रश्न केस स्टडीज है। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केस स्टडी क्या होती है, क्या हम केस स्टडी में क्या करते हैं, हमें ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। सो हम इस प्रश्न में जो एक एक आपको विकल्प दिए गए हैं उन सारे विकल्प को डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में हम उसको डिस्कस करेंगे कि केस स्टडी क्या होता है, बेसिकली हम केस स्टडी में क्या कंडक्ट करवाते हैं, किस चीज को एग्जामिन करते हैं, ये सारी चीजें हम इस प्रश्न में देख लेंगे। सो यहाँ पर हम पहले विकल्प ए देखते हैं। विकल्प ए हमें बोल रहा है स्टडीज कंडक्टेड इन एरियाज ऑफ जेनेटिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी, अनुवंशिकी और सूक्ष्म जीव ज्ञान के क्षेत्रों में किए गए अध्ययन। यानी यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी जो कि एक बायोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड होते हैं, ओके, बायोलॉजिकल एरियाज होते हैं, कि सिर्फ इन्हीं को स्टडी करने के लिए, यही स्टडीज को कंडक्ट करने के लिए हम केस स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए
हम केस स्टडी, तो मैंने आपको पिछले प्रश्न में एक एग्जांपल दिया, एक उदाहरण दिया जिसमें हमने मोबाइल के लॉन्चिंग पर देखा था। ओके, केस स्टडी आप किस भी फील्ड में कर सकते हो, जो फील्ड में आप स्टडी कर रहे हो, ड्रग्स पर कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप बायोलॉजिकल ही फील्ड में करो, आप दूसरी किसी भी फील्ड में कर सकते हो। आप कोई न्यू मोबाइल लॉन्च कर रहे हो या फिर आपने कुछ न्यू टेक्नोलॉजी करा है, सो उसी के बारे में भी डिस्कस कर सकते हो 4 to 5 पीपल का ग्रुप बनाकर। तो जरूरी नहीं है कि केस स्टडी में आप सिर्फ किसी जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी यानी बायोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड आप किसी माइक्रोब्स पर आप स्टडी करो। ओके, सो यहाँ पर आपका विकल्प ए गलत हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो जाएगा। देन डायरेक्टली हम विकल्प सी देखेंगे, और रिपोर्ट ऑन द एग्जिस्टिंग सोशो पॉलिटिकल कंडीशन, यानी आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, मौजूदा सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर एक रिपोर्ट। आप क्या करो, आप जो कंडीशन है, जो करंट सिचुएशन है, सोशो पॉलिटिकल कंडीशन जो है, उस पर आप रिपोर्ट बना रहे हो। पॉलिटिकल जो सोशो पॉलिटिकल जो कंडीशंस है उस पर आप क्या कर रहे हो, उनको मेंशन कर रहे हो, उनको एनालाइज करके उस पर रिपोर्ट बना रहे हो। सुनिए, केस स्टडी में आपको कोई रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है, आप बस किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हो, आप स्टडी के बारे में स्टडी को कंडक्ट करवाते हो और उस पर डिटेल में उसको बताते हो। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी, स्पेशलाइज्ड रिसर्च इन द एरियाज ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्रों में विशेष अनुसंधान। नहीं, यहाँ पर हेल्थ और सैनिटाइजेशन यही इसी स्पेशल रिसर्च, इसीलिए रिसर्च नहीं की जाती, इसीलिए हम केस स्टडी नहीं करते। यस, हम तो बात करेंगे, अगर हम हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो सकता है उस पर हम केस स्टडी में डिस्कस कर सकते हैं, सैनिटाइजेशन से भी रिलेटेड कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल इसी एरिया में आप कहोगे कि इसी एरिया में केस स्टडी करी जाती है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि केस स्टडी हर एक टॉपिक पर की जाती है, हर एक विषय पर की जाती है, जरूरी नहीं हो कि वो बायोलॉजिकल फील्ड से ही हो। तो यहाँ पर आपका विकल्प भी गलत हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से अब रिमेनिंग आपका एक ही ऑप्शन रह गया, जो क्या है, एन इन-डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशन, किसी विषय और उससे संबंधित स्थितियों के गहन परीक्षा। तो ऐसा आप क्या करते हो, यहाँ पर किसी एक टॉपिक के बारे में इन डेप्थ उस टॉपिक को एग्जामिन करते हो, क्यों ऐसा हो रहा है कि पर्टिकुलर डिसीज हो रही है, कि पर्टिकुलर फेनोमेना अकर नहीं हो रहा है, उसको डिटेल में आप एग्जामिन करते हो और उससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस के बारे में आप बताते हो, उसके बारे में डिस्कशंस करते हो और आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो यही करते हो। सो याद रखिएगा, केस स्टडी में आप डिटेल में उस चीजों को, उस सब्जेक्ट को और पर्टिकुलर टॉपिक को, उस ऑब्जेक्ट के बारे में आप डिटेल में उससे रिलेटेड जो भी कंडीशन है उसको रखकर आप डिटेल में उसे एग्जामिन करते हो। सो उसी को हम कहते हैं केस स्टडी। सो यहाँ पर आपका विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, एन इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशंस। अगला प्रश्न, एक तथ्यात्मक प्रयोगों में हम इन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स वी। सो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में यानी तथ्यात्मक प्रयोगों में हम क्या करते हैं बेसिकली। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इस पर 1 और 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है कंपलसरी। तो याद रखिएगा, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स ये आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ही तरह होता है। उसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो आपको टर्म्स देखने मिलते हैं, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में भी वही टर्म होता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं। सो पहले हम देखते हैं कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसे डिटेल में हम स्टडी करेंगे, बाद में ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। सो याद रखना है, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिसर्चर्स है वो मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर स्टडी करते हैं। याद रखिएगा, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर रिसर्चर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में स्टडी करते हैं, जिससे रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, उसमें हेरफेर कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं आपके पास फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में आपके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पर रिसर्चर जो है, जो डिफरेंट वेरिएबल्स है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है आपके पास, यानी 2 से ज्यादा। ओके, सो यहाँ पर 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर रिसर्चर्स साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं।
ओके दो या फिर दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर रिसर्चर साइमल्टेनियसली स्टडी परफॉर्म करते हैं। मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट और चेंज करते हैं, उसमें हेर फेर करते हैं। ये दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, पॉइंट्स में हम स्टडी करते हैं जिससे कि आप इजीली समझ सको फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इससे आपको याद रखने में थोड़ा आसानी होगी। ओके थर्ड होता है कि ये रिसर्चर को अलाउ करता है डिटेक्ट करने में इंटरैक्शन अमंग वेरिएबल्स। ओके यानी इंटरैक्शन डिटेक्शन, ओके इंटरैक्शन को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है रिसर्चर का अमंग वेरिएबल। अब जैसे वेरिएबल्स में कुछ लेवल्स होते हैं, वेरिएबल्स के कुछ लेवल्स होते हैं, उनमें किस तरीके से इंटरैक्शंस हो रहे हैं ये डिटेक्ट करने में रिसर्चर को फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स बहुत हेल्प करते हैं। अब ये आपको एग्जाम्पल के ही थ्रू ही और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट होता क्या है, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर स्टडी कर रही हूँ। जैसे मेरा फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा डोसेज और सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा साइकोथेरेपी। ओके सो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, डोसेज और साइकोथेरेपी ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर मैं यहाँ पर स्टडी कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में और फैक्टोरियल डिजाइन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं इसे कहते हैं फैक्टर्स। इसीलिए इस स्टडी का नाम पड़ा फैक्टोरियल डिजाइन और फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स। सो याद रखिएगा फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसे हम कहते हैं फैक्टर्स। अब यहाँ पर ये जो फैक्टर्स है, जैसे हमने यहाँ पर दो फैक्टर्स ले लिए डोसेज एंड साइकोथेरेपी, इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फैक्टर्स। इसी फैक्टर्स के डिफरेंट वैल्यूज हो जाएंगे। अब जैसे कि डोसेज का लेवल्स किस तरीके से हो सकता है, हाई मीडियम लो, ओके और लो मीडियम हाई, इस तरीके से डोसेज के तीन लेवल्स हो गए। अब साइकोथेरेपी, अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है वो साइकोथेरेपी के लिए अपने पेशेंट्स को बुला रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए वो दो काउंसलिंग कर रहा है, एक हाई काउंसलिंग हो रही है और एक लो काउंसलिंग हो रही है। यानी क्या कर रहा है यहाँ पर रिसर्चर, किसी पेशेंट को ज्यादा बार विजिट करने बोल रहे हैं डॉक्टर के पास और किसी पेशेंट्स को कम बार विजिट करने बोल रहे हैं। अब किस तरीके से ये स्टडी हो सकती है कि यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, डोसेज और साइकोथेरेपी ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेकर देखेंगे कि कैसा इफेक्ट कर रहे हैं, इनका कैसा इफेक्ट हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए रिसर्चर ने क्या करा, जो डोसेज लेवल है यहाँ पर किसी को हाई डोसेज लेवल दे दिया और कम काउंसलिंग के लिए बुलाया है, तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। किसी को मीडियम डोज देकर उसे कम बार काउंसलिंग पर बुला रहा है तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। किसी को लो डोसेज देकर उसको ज्यादा बार काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। सो ये स्टडी करने के लिए फैक्टोरियल डिजाइन और फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट बहुत हेल्पफुल होता है। ओके अब यहाँ पर एक और टर्म आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है इस डिजाइन को। और ये जो स्टडी हमने अब परफॉर्म करी, ये जो एग्जाम्पल हमने लिया इसे हम कहते हैं 3x2 फैक्टोरियल डिजाइन। ओके इसे हम क्या कहेंगे, 3x2 फैक्टोरियल डिजाइन। अब 3 क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि डोसेज का जैसे आप देख रहे हो लेवल क्या है, हाई मीडियम और लो। सो ये हो गया आपका 3। और साइकोथेरेपी के आपके कितने लेवल्स थे, 2, एक आप हाई काउंसलिंग के लिए बुला रहे थे और एक लो, इसीलिए यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो 3 और 2 ये दो ही फैक्टर्स है। ओके दो किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसीलिए इस स्टडी को हम कहेंगे 3x2 फैक्टोरियल डिजाइन। तो हम जल्दी से जल्दी फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसे हम रिवाइज कर लेंगे पॉइंट्स को देखकर। पॉइंट 1 में हमने देखा कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज कर सकते हैं जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसमें हम हेरफेर कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। पॉइंट 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में आप 2 और मोर यानी 2 और 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर साइमल्टेनियसली एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो। पॉइंट 3 आप क्या कर सकते हो, रिसर्चर को यहाँ पर अलाउ होता है ये इंटरैक्शन देख सकते हैं अमंग द वेरिएबल। एंड जैसा हमने यहाँ पर देख लिया एग्जाम्पल लिया डोसेज और साइकोथेरेपी, इसे कहते हैं फैक्टर्स, इसीलिए इस स्टडी का नाम पड़ा फैक्टोरियल डिजाइन और फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स। और जो हमने यहाँ पर लेवल डिसाइड कर लिए थे इनके, इन्हें हम कहते हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फैक्टर्स। और इस फैक्टर्स को हम इस स्टडी को कहेंगे 3x2 फैक्टोरियल डिजाइन। अब हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का।
सो ऑप्शन ये बता रहा है टेस्ट वन फैक्टर एट अ टाइम। यहाँ पर हम एट अ टाइम एक ही फैक्टर को टेस्ट नहीं कर सकते, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, मल्टीपल फैक्टर्स को टेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी कैन नॉट एस्टिमेट इंटरैक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट 3 में बताया, हम इंटरैक्शंस को ही देखते हैं, किस तरीके से हाई डोसेज देने पर हम लो काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं तो किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी टेस्ट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स लेवल आर टेस्ट है, यानी आप क्या करोगे, सारे कॉम्बिनेशंस लोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सारे वेरिएबल्स लेके, मल्टीपल वेरिएबल्स लेके, उनके सारे कॉम्बिनेशंस लेकर उस पर टेस्ट परफॉर्म करोगे। सो यही होता है आपका फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट और फैक्टोरियल डिजाइन। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। फैक्टोरियल डिजाइन में एक मुख्य प्रभाव डैश होता है। इन अ फैक्टोरियल डिजाइन अ मेन इफेक्ट इज दी। सो फैक्टोरियल डिजाइन में एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं मेन इफेक्ट। सो मेन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, हमें ये पता लगाना है इस प्रश्न में। सो फैक्टोरियल डिजाइन में जैसा हमने देख लिया, फैक्टोरियल डिजाइन में क्या होता है कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर हम स्टडी करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेन इफेक्ट क्या होता है ये हम देखेंगे। तो याद रखिएगा, फैक्टोरियल डिजाइन में मेन इफेक्ट यानी एक मुख्य प्रभाव ये होता है कि आप ये देखते हो कि आपकी जो स्टडी आप परफॉर्म कर रहे हो किसमें, आपकी फैक्टोरियल डिजाइन में, जिसमें आप ये देखते हो कि आपका जो इफेक्ट हो रहा है सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही हो रहा है। ओके, उसे हम कहते हैं मेन इफेक्ट। मेन इफेक्ट क्या बताता है कि आपके जो रिजल्ट आ रहे, जो आउटकम्स आ रहे, जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो प्रभाव आपको दिख रहा है, ये किस वजह से दिख रहा है, कि सिर्फ और सिर्फ अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से, जो मल्टीपल आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चूज करा है, सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से आपको उसका इफेक्ट दिख रहा होगा, तब आप कहोगे कि उसका मेन इफेक्ट है। मेन इफेक्ट का मतलब मेन चीज। ओके, मेन इफेक्ट मतलब मेन चीज किसकी वजह से। ओके, मेन इफेक्ट ही आपको बता रहा है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट आपका किस पर डिपेंड होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही इफेक्ट अगर आप देखोगे, सो फैक्टोरियल डिजाइन में उसे हम कहते हैं मेन इफेक्ट, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हो रहा है। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। ओके, द इफेक्ट ऑफ ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ओनली सिर्फ और सिर्फ आपके ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट क्या हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, यानी आपके आश्रित जो चर है उसका किस तरीके से प्रभाव हो रहा है स्वतंत्र चर पर, ये हम देखते हैं। स्वतंत्र चर पर जो भी प्रभाव हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, सिर्फ और सिर्फ वो आश्रित चर की वजह से हो रहे हो, तो उसे हम कहेंगे मेन इफेक्ट इन अ फैक्टोरियल डिजाइन। तो इस प्रश्न का आपका विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पर बता रहे थे, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। कंबाइंड इफेक्ट यानी सारी चीज का इफेक्ट हो जाएगा उसमें, जो आपके एक्सट्रीनियस वेरिएबल है शायद वो भी हो सकता है कि उसको अफेक्ट करे। ओके, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं बोल रहा है, ये कंबाइनिंग इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट, जो सारे चर है उसके इफेक्ट। सो नहीं, मेन इफेक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल डिजाइन में सिर्फ और सिर्फ जो हमें प्रभाव देखने मिल रहा है वो आश्रित चर का ही होना चाहिए, स्वतंत्र चर पर। ओके, सो यहाँ पर आपका विकल्प ए गलत हो जाएगा, इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। इंटरैक्शन इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल पर, यानी स्वतंत्र चरों का पारस्परिक प्रभाव और आश्रित चर पर उनका प्रभाव। नहीं, हम इंटरैक्शन नहीं देख रहे हैं। इंटरैक्शन यानी उनके लेवल्स के बीच में किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटरैक्ट कर रहा है, ये नहीं देखेंगे। मेन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये देखोगे कि सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ही वजह से आपका कुछ इफेक्ट होना चाहिए, सिर्फ आपके स्वतंत्र चर का ही इफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो जाएगा, और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, द इफेक्ट ऑफ ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर पर प्रत्येक स्वतंत्र चर का प्रभाव। ओके, अगला प्रश्न, और 2 into 2 फैक्टोरियल। 2 into 2 फैक्टोरियल क्या होता है, हमें इस प्रश्न में पता करना है। सो 2 into 2 फैक्टोरियल ये एक फैक्टोरियल डिजाइन का ही टर्म होता है। 2 into 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है
जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है 2 × 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर कितने टर्म्स है 1 और 2, दैट मीन्स यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करे गए हैं 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर इस स्टडी में यूज करे गए होंगे, इसीलिए हम इसे कहते हैं 2 × 2 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पर मान लीजिए ऐसा एक और 2 देता आपको, इंटू 2 और होता, तो इस केस में कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करे गए होते 3, अब और 2 होता यानी 4। सो यहाँ पर सिर्फ हमें 2 × 2 दिया गया है। ओके, यहाँ पर हमें सिर्फ 2 × 2 दिया गया है, दैट मीन्स यहाँ पर आपके 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज करा गया है। अब यहाँ पर 2 दिया गया है, फर्स्ट वेरिएबल क्या है आपको 2 दिया गया है, मतलब जो आपका फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसमें 2 लेवल हो सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। उसी तरीके से सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा उसमें भी और 2 लेवल आपके चूज करे गए होंगे। किस तरीके से, हम ये एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अब मान लीजिए आप किसी प्लांट की ग्रोथ पर स्टडी कर रहे हैं, ओके, प्लांट की ग्रोथ आप देख रहे हो, सो उस केस में आपने क्या करा, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चूज कर लिया आपने, ओके, आपने 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चूज कर लिया। जैसे आपने चूज कर लिया वाटर और फर्टिलाइजर, ओके, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वाटर और सेकेंड है फर्टिलाइजर। आप ये देख रहे हो कि वाटर के लेवल को और फर्टिलाइजर के लेवल के बीच में इंटरेक्शन देखोगे, इनका इफेक्ट देखोगे कि प्लांट की ग्रोथ पर किस तरीके से इन दोनों वेरिएबल का इफेक्ट हो रहा है। अब वाटर का आपने 2 लेवल चूज कर लिया, अब यहाँ पर वाटर और फर्टिलाइजर ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फैक्टोरियल डिजाइन में क्या कहते हैं, फैक्टर्स। सो वाटर और फर्टिलाइजर इनको हम कहेंगे फैक्टर्स, और इनके क्या होते हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फैक्टर, जिसे हम कहते हैं लेवल। अब वाटर का क्या लेवल हो सकता है, वाटर के 2 लेवल हो सकते हैं। आप या तो आप हाई लेवल में वाटर दे रहे हो प्लांट को, या फिर लो लेवल में। किस तरीके से आप दोगे, मान लीजिए आपने 20 लीटर्स वाटर दिया और 10 लीटर्स वाटर दिया अपने प्लांट को, तो यहाँ पर आपने लेवल सेट कर लिया। उसी तरीके से फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का भी आप कुछ लेवल दोगे, आप कुछ फर्टिलाइजर डालोगे, ओके, आप हाफ kg फर्टिलाइजर डालोगे, कभी आप 1 kg फर्टिलाइजर डालोगे आपके पूरे गार्डन एरिया में, और आप देखोगे कि आपकी प्लांट ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, प्लांट की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। सो यहाँ पर हमने क्या करा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम फैक्टर्स कहते हैं, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया, इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही टर्म दिया गया, 2 × 2, ओके। अब यहाँ पर वाटर के 2 लेवल यूज करे गए होंगे और फर्टिलाइजर के 2 लेवल, इसीलिए यहाँ पर बताया गया आपको 2 × 2, ओके, इसीलिए हम इसे कहते हैं 2 × 2 फैक्टोरियल डिजाइन। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या करा है स्टडी में, इनिशियली 2 डिजाइन को एक ही स्टडी में कंबाइन कर सिंगल स्टडी परफॉर्म करी गई, ओके। किस तरीके से, इनिशियली क्या करा गया, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज करा गया, ओके, वाटर और फर्टिलाइजर। सो ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इनको कंबाइन, इन पर एक ही सिंगल स्टडी करी गई, सिंगल स्टडी में ही इन दोनों वेरिएबल्स पर स्टडी करी गई, ये डिजाइन कैरी आउट करी गई। सो इसे हम कहते हैं 2 × 2 फैक्टोरियल डिजाइन। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अनिवार्य रूप से 2 डिजाइन हैं जिन्हें एक ही अध्ययन में जोड़ा गया है, ओके। 2 डिजाइन है यानी वाटर और फर्टिलाइजर है, ये आपके हो गए 2 डिजाइन जिन्हें एक ही अध्ययन में स्टडी करी गई, एक ही सिंगल स्टडी में इन पर रिसर्च करी गई, इससे हम कहते हैं 2 × 2 फैक्टोरियल। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन बी बता रहा है कंटेन्स 4 फैक्टर्स। 4 फैक्टर्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करे गए। फैक्टर्स का मतलब मैंने आपको बताया, फैक्टर्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही फैक्टर्स कहते हैं। सो यहाँ पर 2 ही फैक्टर्स यूज करे गए। अब यहाँ पर और 2 × 2 और होता तो इस केस में आप कहते हो कि 4 हो सकते थे फैक्टर्स, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही दिया गया है, 2 × 2। सो यहाँ पर सिर्फ 2 फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर्स नहीं होंगे। सो यहाँ पर ये आपका गलत उत्तर हो गया। उसी तरीके से ऑप्शन सी, does not have enough factor to show interaction, इंटरैक्शन दिखाने के लिए पर्याप्त कारक नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं, ये बता रहा है कि फैक्टर्स ही नहीं है इनफ के जो इंटरैक्शन दिखाए, ऐसा नहीं हो सकता है। फैक्टर्स अगर हो गए तो ऑब्वियसली वो इंटरैक्शन बताएंगे। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। It is initially 2 design that have been combined into a single study. Single study में ही 2 डिजाइन को combine करा गया, इसे हम कहते हैं 2 × 2 factorial. So that's it. And expert opinion survey is conducted on a topic of research when previous information is. विषय विश्लेषण सर्वेक्षण शोध की वस्तु पर किया जाता है जब पिछली सूचना
इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आप आपके रिसर्च में एक टॉपिक पर आपने सर्वे कंडक्ट करवाया और सर्वे में आपने एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया। सो आपने जब एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया तब आपके पास जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी क्या वो अवेलेबल थी या फिर अवेलेबल नहीं थी या फिर इलस्ट्रेटिव थी, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो आपको याद रखना है, आप रिसर्च में सर्वे करवाते हो, जब भी आप रिसर्च में आपके सर्वे करवाओगे और किसी एक्सपर्ट से आप ओपिनियन लोगे, मतलब एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लोगे, उनके ओपिनियन, उनके एक्सपीरियंस, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी नॉलेज को जानोगे आप, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कुछ नई इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे। और जब आप नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, किसी एक्सपर्ट को ओपिनियन ले रहे हो, आप सर्वे कंडक्ट करवा रहे हो, तो आप ऐसी चीजों पर सर्वे कंडक्ट करवाते हो जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो। तो याद रखिएगा, अगर आप सर्वे कंडक्ट करवा रहे हो तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है, जो सूचना होती है, आपके पास पिछली सूचना कोई भी अवेलेबल नहीं होती है, वो उपलब्ध नहीं होती है। सो याद रखना है, अगर आप सर्वे कंडक्ट करवा रहे हो जिसमें आप अपने एक्सपर्ट से ओपिनियन ले रहे हो, तो यहाँ पर आपके पास जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन होगी, प्रीवियस इंफॉर्मेशन उस टॉपिक पर आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, जो आपका विकल्प भी है गैर उपलब्ध, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो आपके रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, उससे भी हम एक बार देख लेते हैं। अवेलेबल, जिसे हम कहते हैं उपलब्ध है आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर अगर आपके पास इंफॉर्मेशन उपलब्ध है तो आप सर्वे क्यों करवाओगे? अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उस पर आप फिर से सर्वे क्यों करवाओगे? अपना टाइम क्यों इतना वेस्ट करोगे आप? तो आपको याद रखना है, जब आप सर्वे करवाते हो तो ऐसे टॉपिक पर सर्वे करवाते हो जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल नहीं होती है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये गलत हो जाएगा, आपका विकल्प ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी इलस्ट्रेटिव, जिसे हम कहते हैं निर्दर्शी हो। मतलब इलस्ट्रेटिव का मतलब है जो कि वेल एक्सप्लेन्ड हो, जो कि आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया हो। मतलब इसी इलस्ट्रेटिव का मतलब ही आप देखते हो कि अवेलेबल ही होगा आपके पास इंफॉर्मेशन, ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप सर्वे क्यों करवाओगे? जैसे आपको ऑप्शन ए में मैंने कहा था कि आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छी तरीके से आपके पास एक्सप्लेन है, तो आप किसी का ओपिनियन क्यों लोगे? आप फिर से उसके ऊपर सर्वे क्यों करवाओगे? क्यों अपना आप टाइम वेस्ट करोगे? तो ऐसे सर्वे आप करवाए जाते हैं रिसर्च में, आप ऐसे टॉपिक पर सर्वे करोगे, एक्सपर्ट्स का ऐसा ओपिनियन लोगे जिसमें आपके पास उस टॉपिक पर पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए और सी है ये दोनों भी आपके इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन अवेलेबल, गैर उपलब्ध इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम स्वतंत्र चर कहते हैं, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट को कहते हैं और वेरिएबल को हम चर कहते हैं हिंदी में। सो स्वतंत्र चर का मीनिंग क्या है वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। स्वतंत्र चर का अर्थ क्या होगा इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है। सो जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट कैसा हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब कैसा कारण और प्रभाव संबंध है, हम ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसको आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ये देखने के लिए कि इसका इफेक्ट कैसा हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये कैसा इफेक्ट दिखा रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये कैसा प्रभाव दिखा रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अ वेरिएबल बीइंग मैनिपुलेटेड और वेरिड इन सम वे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक चर जिसका विभिन्न प्रकार से हेरफेर किया जा सकता है। तो जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हेरफेर करते हो, उसको बदलते रहते हो, ये देखने के लिए उसका क्या प्रभाव हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट करते हो, चेंज करते हो, ये देखने के लिए कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल पर अफेक्ट कर रहा है, कैसा इफेक्ट दिखा रहा है। तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीनिंग होता है वेरिएबल विच इज मैनिपुलेटेड और वेरिड इन सम वे। मतलब स्वतंत्र चर का मतलब होता है कि स्वतंत्र चर को आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हेरफेर करते हो, उसको बदलते रहते हो, क्योंकि ये देख सके कि ये कैसे प्रभाव दिखा रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर।
तो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है, मतलब जो आपका ऑप्शन डी है, ये करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उससे भी हम एक बारी देख लेते हैं। अ वेरिएबल विच इज ओनली यूज्ड इन कंट्रोल कंडीशन। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और विकल्प है गलत हो जाएगा। देन विकल्प बी, मतलब ऑप्शन बी आपका है अ वेरिएबल विच इज सर्व्स एट द एम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये एक्सपेरिमेंट का आपका एम नहीं होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपका एक्सपेरिमेंट का क्या एम होता है कि ये देखना कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसे कारण और प्रभाव संबंध है ये देखना होता है, ना कि सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके एक्सपेरिमेंट का एम होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है, मतलब विकल्प बी है, ये करेक्ट हो जाएगा। एक चर जो एक प्रयोग के उद्देश्य के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, अ वेरिएबल विच शोज इफेक्ट और द मैनिपुलेशन। तो ये इफेक्ट नहीं दिखाता है, लेकिन हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये इफेक्ट नहीं दिखाता है। इफेक्ट और मैनिपुलेशन कर रहे हो, सॉरी, इफेक्ट और आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपका इफेक्ट नहीं दिखाता, आपका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाता है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट देखते हो और उसका क्या करते हैं, उसको चेंजेस करते रहते हैं, उसको हेर फेर करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है ये भी गलत हो जाएगा। एक चर जो हमें हेर फेर के प्रभाव दिखाता है, प्रभाव आपको डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाता है, ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, अ वेरिएबल बीइंग मैनिपुलेटेड और वेरिड इन सम वे, एक चर जिसका विभिन्न प्रकार से हेरफेर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, द बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट। शोध रिपोर्ट में दी गई संदर्भ ग्रंथ सूची। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके रिसर्च रिपोर्ट में जो बिब्लियोग्राफी लिखते हो तो वो क्यों लिखते हो, उसका पर्पस क्या होता है लिखने का बिब्लियोग्राफी का, मतलब आपकी जो शोध रिपोर्ट होती है उसमें आपका संदर्भ ग्रंथ सूची क्या होती है, आपकी शोध की रिपोर्ट में क्यों लिखते हो बिब्लियोग्राफी, उसका मोटिव, उसका पर्पस क्या होता है, हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में। तो बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं लिस्ट ऑफ, रेफरेंसेस। आपको याद रखना है बिब्लियोग्राफी को हम कहते हैं लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि अगर आप आपकी रिसर्च में किसी और रिसर्चर के अगर आप आपकी शोध में किसी और शोधकर्ता के इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उनका कंटेंट यूज कर रहे हो, तो आपको उस शोधकर्ता का प्रॉपर नेम मेंशन करना होता है, मतलब जो भी आपने जिस भी रिसर्चर का आपने कंटेंट लिया होता है, इंफॉर्मेशन ली होती है, उनका प्रॉपर आपको नेम मेंशन करना होता है, उसे हम कहते हैं रेफरेंसेस। अब आपकी जो बिब्लियोग्राफी होता है, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है एक से ज्यादा रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। अगर आप आपकी रिसर्च में कुछ बहुत सारे रेफरेंसेस यूज कर रहे हो तो हम उसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी आप आपके रिसर्च रिपोर्ट के एक्स्ट्रा चैप्टर्स में लिखते हो, जो सप्लीमेंट्री चैप्टर्स होते हैं उसमें आप आपके बिब्लियोग्राफी को लिखते हो। तो याद रखिएगा बिब्लियोग्राफी क्यों हम लिखते हैं रिसर्च रिपोर्ट में, ताकि जो रीडर्स है आपके, जो भी आगे रीड करेगा आपके रिसर्च रिपोर्ट को, और उसमें जो भी पर्सन का इंटरेस्ट होगा, ताकि वो उनके इंटरेस्ट एरिया को हेल्प कर सके, वो आगे फर्दर और रिसर्च कर सके, इसलिए बिब्लियोग्राफी लिखा जाता है आपकी रिसर्च रिपोर्ट में। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। भावी शोध के इच्छुक शोधकर्ताओं के लिए सहायक होती है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा, मतलब जो भी आगे रिसर्च करने वाले हैं, फर्दर रिसर्च में जिसको और इंटरेस्ट होगा उस टॉपिक में, वो उस टॉपिक को देखकर आगे और रिसर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। सो बिब्लियोग्राफी का मेन एम यही होता है, इसीलिए हम रेफरेंसेस लिखते हैं, ताकि जो दूसरे रीडर्स हैं उनका इंटरेस्ट अगर कुछ टॉपिक में तो वो आगे फर्दर रिसर्च कर सके। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी, शोज वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, शोधकर्ताओं के विस्तृत ज्ञान को दर्शाती है।
नहीं, हम बिब्लियोग्राफी इसलिए नहीं लिखते हैं कि दिखावा कर सके रिसर्चर, मतलब उनकी जितनी नॉलेज है उनका शो ऑफ कर सके, इसलिए बिब्लियोग्राफी नहीं लिखा जाता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी हैज टू बी एग्जॉस्टिव, मतलब संपूर्ण होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी बिब्लियोग्राफी, ये ऐसा, ये भी ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी होल्ड्स नो वैल्यू टू रिसर्च, आपकी बिब्लियोग्राफी का कोई वैल्यू नहीं होता है रिसर्च में, ऐसा नहीं होता है। बिब्लियोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च, आपको लिखना ही होता है, नहीं तो आपकी रिसर्च जो हो जाएगी वो प्लेजरिज्म के अंडर आ जाएगी। तो या फिर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा। तो बिब्लियोग्राफी का मेन एम होता है हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, जो आपका विकल्प ए है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following is correct about exploratory research? अन्वेषी शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि कौन सा विकल्प सही है अबाउट अन्वेषी शोध। तो हम एक एक कर सारे विकल्प देखते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, इट इज कंडक्टेड टू गेट न्यू फिक्शन, मतलब इसका प्रयोग नए कथा सत्य सूचना हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन बी का मतलब है कि हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इसलिए कंडक्ट करवाते हैं ताकि हम न्यू फिक्शन को जनरेट कर सके। फिक्शन का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। फिक्शन जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जैसे कोई स्टोरी है जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जैसे स्पाइडरमैन की स्टोरी, ये इमेजिनेशन से क्रिएट की गई, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो इमेजिनेशन की बेसिस पर क्रिएट करी गई। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम कोई चीजों को इमेजिनेशन के बेसिस पर नहीं कंडक्ट करवाते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम इमेजिनेशन को नहीं जनरेट करते हैं, कोई न्यू फिक्शन को नहीं बताते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इट इज कंडक्टेड टू गेट न्यूमेरिकल डेटा। तो नो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम न्यूमेरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गैदर करते, इसीलिए नहीं कंडक्ट की जाती है ताकि हमें न्यूमेरिकल डेटा मिले, मतलब इसके अंकीय डेटा प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कोई अंकीय डेटा, मतलब कोई न्यूमेरिकल डेटा को प्राप्त करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम न्यूमेरिकल डेटा को गैदर करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट नहीं करवाते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, इट इज कंडक्टेड टू सीक ज्योग्राफिकल डेटा, मतलब इसके भौगोलिक डेटा की तलाश करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नहीं, आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ज्योग्राफिकल डेटा से करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं कंडक्ट करवाते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होता है जिसमें आप ज्योग्राफिकल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। सो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आप कंडक्ट करवाते हैं टू रिजॉल्व एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जो ऐसे टर्म्स, जो ऐसे फिनोमेना जो कंफ्यूजिंग है, मतलब जो क्लियरली डिफाइंड नहीं होते हैं। तो आपको एम्बिग्यूटी का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है ऐसे फिनोमेना, ऐसे टर्म्स जो वेल डिफाइंड नहीं है, जो कंफ्यूजिंग है। तो ऐसा फिनोमेना जो वेल डिफाइंड नहीं होता है, उसको अच्छी तरीके से डिफाइन करने के लिए, उसको बताने के लिए हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हैं, इसीलिए आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करवाया जाता है। तो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करवाया जाता है ऐसे फेनोमेना को रिजॉल्व करने के लिए जो कि वेल डिफाइंड नहीं हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, मतलब इसका प्रयोग संदिग्धता निवारण हेतु किया जाता है। सो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का हम कंडक्ट करवाया जाता है, इसका यूज होता है, इसको कंडक्ट करवाया जाता है बिकॉज ऐसे फेनोमेना जो कंफ्यूजिंग है, जो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, उनको डिफाइन करने के लिए आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। Here option A is the right answer. It is conducted to resolve ambiguity. Next, परिकल्पना परीक्षण शोध के कौन से प्रकार की मुख्य संकल्पना है? Hypothesis testing is the main concept of which type of research? इस प्रश्न में हमें यह पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि आप कौन से प्रकार के शोध में आपकी जो परिकल्पना है उसका परीक्षण करते हैं, मतलब आप कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च में आपके हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हो, मतलब परीक्षण करते हो, हमें ये पता लगाना है। तो याद रखिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब प्रयोगात्मक शोध
इसी शोध में आप आपकी जो परिकल्पना है उसको टेस्ट करते हैं, आपकी जो हाइपोथेसिस है उसका परीक्षण करते हो, आपकी परिकल्पना को परीक्षण करते हैं, मतलब कि जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करते हो। जैसे हाइपोथेसिस क्या बताती है कि दो वेरिएबल्स के बीच में आप कोई गेसेस करते हो, आप मान लेते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। उसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब प्रयोगत्मक शोध। तो इसमें क्या करते हो आप, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप क्या करते हो कि आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो दो वेरिएबल्स के बीच में, मतलब आप कारण और प्रभाव देखते हो किसी दो चरों के बीच में, दो चरों के बीच में कैसा कारण और प्रभाव है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर कैसा प्रभाव दिखा रहा है, आप ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप बेसिकली करते क्या हो, प्रयोगात्मक रिसर्च में आप बेसिकली करते क्या हो कि आप आपके पास जो कोई दो वेरिएबल होते हैं उस पर आप गेसेस कर लेते हो, उसको आप मान लेते हो थोड़ी देर के लिए कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, और उसी को आप आपके रिसर्च में टेस्ट करते हो कि एक वेरिएबल का क्या कारण और प्रभाव हो रहा है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है बिटवीन दी वेरिएबल्स, मतलब आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में कैसा कारण और प्रभाव है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर कैसा प्रभाव है, यही आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में फाइंड आउट करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप आपकी जो परिकल्पना होती है उसको टेस्ट करते हो। सो याद रखिएगा, आपका यहाँ जो विकल्प ए आपको दे रखा है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब जो गलत उत्तर है उससे भी हम एक बारी देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर विकल्प भी गिवन है हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं ऐतिहासिक शोध। सो हिस्टोरिकल रिसर्च में आप क्या करते हो, अतीत की घटनाओं के बारे में पढ़ते हो, अतीत की घटनाओं के बारे में जानकारी लेते हो। सो हिस्टोरिकल रिसर्च में आप कोई आपकी परिकल्पना का परीक्षण नहीं करते हो, मतलब आप ऐतिहासिक शोध में आप कोई आपकी परिकल्पना का परीक्षण नहीं करते हो, मतलब आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी है ये गलत हो जाएगा। और विकल्प सी आपको गिवन है सर्वे रिसर्च, मतलब जिसे हम कहते हैं सर्वेक्षण शोध। इस शोध में आप क्या करते हो, आप जानकारी कलेक्ट करते हो, मतलब आपके जो नमूने होते हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करते हो, आप आपकी जानकारी लेते हो, नमूनों के थ्रू आप क्या करते हो, उनसे जानकारी कलेक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन ले लेते हो। सो सर्वेक्षण शोध मतलब सर्वे रिसर्च में भी आप किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो, आपकी परिकल्पना का परीक्षण नहीं करते हो। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और विकल्प ए, जिसे हम कहेंगे प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगला प्रश्न, नमूने के आकार को बढ़ाने से संभवत इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सैंपल इज लाइकली टू। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि अगर आप आपके नमूने के आकार को बढ़ा रहे हो, मतलब आप आपके सैंपल के साइज को इंक्रीज कर रहे हो, तो उस केस में आपके जो सैंपलिंग एरर्स है और नॉन सैंपलिंग एरर्स है, मतलब आपके जो नमूनाकरण त्रुटि है और जो गैर नमूनाकरण त्रुटि है उन पर कैसा असर होगा। तो याद रखिएगा, आपको सैंपलिंग एरर्स मतलब नमूनाकरण त्रुटि और नॉन सैंपलिंग एरर्स मतलब गैर नमूना त्रुटि, ये होते क्या है टर्म्स, ये पहले इनका मतलब पता होना चाहिए। तो पहले हम सैंपलिंग एरर्स देखते हैं। सैंपलिंग एरर्स की डेफिनेशन होती है आपकी, सैंपलिंग एरर्स की डेफिनेशन हो जाएगी डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक, मतलब पॉपुलेशन से जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है और आपको जो सैंपल से इंफॉर्मेशन मिल रही है, सैंपल पर आप जैसे स्टडी परफॉर्म करते हैं और उससे जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है आप ये माइनस करोगे तो आपका हो जाता है ये सैंपलिंग एरर। अब नॉन सैंपलिंग एरर देखते हैं हम। नॉन सैंपलिंग एरर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, सैंपल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, आपने आपके जो सैंपल्स है उन पर रिसर्च परफॉर्म किया, आपने जो आपके नमूना है नमूनों पर आपने आपके शोध परफॉर्म की, देन उसके बाद उससे जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया, मतलब एक जगह आपने उसको टेबल में फिल कर लिया, चार्ट में फिल कर लिया। तो टेबल में उस इंफॉर्मेशन को फिल करने के टाइम पर और चार्ट में उस इंफॉर्मेशन को फिल करने के टाइम पर आपसे जो मिस्टेक्स हो जाती है उसी को कहते हैं हम नॉन सैंपलिंग एरर और गैर नमूना त्रुटि।
आपको याद रखना है सैम्पलिंग एरर क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक। और नॉन सैम्पलिंग एरर आपको जो सैंपल से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, नमूनों से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप जब उसको टेबल या फिर चार्ट में फिल करते हो उस टाइम पर आपसे जो गलतियां हो जाती है उसी को हम कहते हैं गैर नमूनाकरण त्रुटि और नॉन सैम्पलिंग एरर्स। अब आपके जो सैंपल के साइज है, सैंपल के साइज मतलब नमूने के जो आकार है उनमें उससे, और सैम्पलिंग एरर्स और नॉन सैम्पलिंग एरर्स मतलब नमूनाकरण त्रुटि और गैर नमूनाकरण त्रुटि में कुछ संबंध है, कुछ रिलेशन है। तो आपको ये रिलेशन याद रखनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो सैम्पलिंग एरर होती है, सैम्पलिंग एरर आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके सैंपल के साइज से। मतलब आपका सैंपल का साइज आप जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा आपका कम सैम्पलिंग एरर होगा, उतना आपका सैम्पलिंग एरर डिक्रीज होता जाएगा। जितना ज्यादा आप सैंपल का साइज रखोगे उतना कम आपका सैम्पलिंग एरर होगा। और नॉन सैम्पलिंग एरर जो होता है आपका, नॉन सैम्पलिंग एरर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके सैंपल के साइज से। मतलब आप जितना आपका सैंपल का साइज ज्यादा रखोगे उतना आपका नॉन सैम्पलिंग एरर ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए अपने आपके सैंपल के जो साइज है, आपके जो नमूनों के आकार है उसके बहुत ज्यादा साइज ले लिया उसका, तो आप उस केस में आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो ज्यादा इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा, आपके पास ज्यादा एरर्स जमा होंगे, ज्यादा आपसे मिस्टेक्स होने के चांस होंगे। तो उस केस में आपका क्या होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर ज्यादा हो जाता है। तो जितना ज्यादा आपका सैंपल का साइज होगा, मतलब जितना ज्यादा आपके नमूने के आकार को आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपके गैर नमूना त्रुटि बढ़ेगी। और जितना ज्यादा आपका सैंपलिंग का साइज ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा आपके नमूने के आकार ज्यादा होंगे, नमूने के आकार को आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका नमूनाकरण त्रुटि घटेगी। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पहला विकल्प, यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप आपके सैंपल के साइज को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका सैम्पलिंग एरर डिक्रीज हो जाएगा और नॉन सैम्पलिंग एरर इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आपके जो नमूनाकरण त्रुटि है ये घटेगी और गैर नमूनाकरण त्रुटि ये बढ़ेगी। तो ये यहाँ पर आपका जो विकल्प फर्स्ट है, फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि प्रतिदर्श जनसंख्या की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है इसको कहा जाएगा। If the sample does not represent the population characteristics, it is called. So इस प्रश्न में हमें एक परिभाषा दी गई है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है और हमें पता लगाना है कि ये परिभाषा किस विकल्प की परिभाषा होगी, मतलब ये किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी, हमें ये पता लगाना है। सो इस डेफिनेशन में हमें बता रहा है आपका जो सैंपल है, आपकी जो प्रतिदर्श है क्या दर्शा रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो पॉपुलेशन है, आपका जो सैंपल है, सैंपल मतलब आपकी जो प्रतिदर्श है ये आपके पॉपुलेशन को मतलब की जनसंख्या को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जनसंख्या की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मतलब मान लीजिए आप क्या करते हो, एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से आप कुछ लोगों को चुन लेते हो और जो कि आपका सैंपल बन जाती है, मतलब जो कि आपका नमूना बन जाती है। तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने के कारण आप क्या करते हो, पूरी पॉपुलेशन पर आपकी शोध परफॉर्म नहीं करते हो, आप पॉपुलेशन में से मतलब आपकी जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में से कुछ सदस्य को चुन लेते हो जो कि आपका नमूना बन जाती है, सैंपल बन जाती है और इस पर आप आपकी शोध परफॉर्म करते हो, रिसर्च परफॉर्म करते हो। तो आप क्यों इस तरीके से सैंपल लेते हो, ताकि आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सैंपल को रिप्रेजेंट करे। तभी तो आपके जो आप सैंपल पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो, आपके नमूनों पर आप जो शोध परफॉर्म करते हो उससे जो आपको रिजल्ट मिलते हैं, इससे जो आपको नतीजे मिलेंगे, इस रिजल्ट का आप उपयोग ये सारी पूरी पॉपुलेशन पर करते हैं। इससे जो रिजल्ट मिलते हैं आपको सैंपल से, नमूनों से जो आपको रिजल्ट मिलते हैं वो रिजल्ट आप पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हो, उसका जो भी आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा आप पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करोगे। तो इस तरीके से आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। जैसे मान लीजिए कोई ड्रग है, एक दवाई रिसर्चर ने लॉन्च करी है, तो पूरी पॉपुलेशन को नहीं दिया जाता है, पहले कुछ लोगों पर टेस्ट करा जाता है, अगर वो सक्सेसफुल साबित होती है तो उसे पूरी पॉपुलेशन पर दिया जाता है। उसी तरीके से अगर आप सैंपल चुन रहे हो, अगर आप आपका प्रतिदर्श चुन रहे हो, अगर आप आपका नमूना चुन रहे हो तो आपका नमूना ऐसा होना चाहिए कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अगर
ये पूरी पॉपुलेशन को, आपका जो नमूना है पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, मतलब आपका जो प्रतिदर्श है ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो उस केस में उस प्रतिदर्श को और उस सैंपल को, उस नमूने को हम कहेंगे बायस्ड सैंपल। बायस्ड सैंपल मतलब जिसमें पक्षपात हो। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ऐसा सैंपल चूज कर रहे हो और ऐसा नमूना ले रहे हो जो कि आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। सो इसके जो रिजल्ट मिलेंगे आपको, इसके रिजल्ट आप पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई नहीं कर सकते, वो रिजल्ट रॉन्ग मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर आपका झुकाव है, यहाँ पर आप पक्षपात कर रहे हो। सो ये डेफिनेशन आपकी हो जाएगी बायस्ड सैंपल की, जो कि आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो उसे हम कहते हैं बायस्ड सैंपल। आपने जो सैंपल लिया है वो एक बायस्ड है, मतलब आपने पक्षपात करा है, यहाँ पर आपका झुकाव है। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जो बचे हुए विकल्प है, जो गलत ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, उन्हें भी हम देख लेते हैं। रैंडम सैंपलिंग, जिसे हम कहते हैं यादृच्छिक सैंपल, मतलब प्रतिदर्श। सो रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, आपके पॉपुलेशन ऐसी होती है, रिसर्चर ऐसी पॉपुलेशन में से ऐसे मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। उसी तरीके से क्लस्टर में भी यही होता है कि आप जो सैंपल चुनते हो, जो नमूना लेते हो, ये आपकी पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से स्ट्रेटिफाइड मतलब आपकी समूह प्रतिदर्श और आपकी प्रतिदर्श, ये तीनों भी सैंपल्स में आप जो भी सैंपल लेते हो, जो भी आप नमूना चूज कर लेते हो, जो भी आपका सैंपल होता है, वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है बायस सैंपल, पक्षपाती प्रतिदर्श। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न, शोध प्रारूप डिजाइन का मुख्य कार्य है। मेन टास्क ऑफ रिसर्च डिजाइन इज। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है, आपके जो रिसर्च डिजाइन होती है, शोध प्रारूप होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मतलब आपकी जो रिसर्च डिजाइन होती है उसका मेन टास्क क्या होता है, और रिसर्च डिजाइन का मेन टास्क हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, और आपके जो शोध प्रारूप है इसका मुख्य कार्य हमें किस विकल्प में दिया गया है, हमें यह पता लगाना है। सो रिसर्च डिजाइन, आपकी जो शोध प्रारूप है ये होती क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। सो रिसर्च डिजाइन क्या होता है, जिसे हम रिसर्च में ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च डिजाइन को हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। सो रिसर्च डिजाइन में आप प्लानिंग करते हो, आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो, आप पहले से ही सोच विचार कर लेते हो कि आप किस तरीके से आपकी जो रिसर्च है उसमें किस तरीके से आप प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करोगे, आप किस तरीके से रिसर्च परफॉर्म करोगे, आप आपकी जो शोध है उसमें किस तरीके से हर एक कार्य को निभाओगे, आप सारी चीजें आपके शोध प्रारूप में बता देते हो। तो आपकी जो रिसर्च डिजाइन होती है इसमें आप प्लानिंग करते हो बेसिकली कि आप आपकी रिसर्च में किस तरीके से डेटा कलेक्ट करोगे, किस तरीके से रिसर्च में आप सैंपल सेलेक्ट करोगे, किस मेथड से आप सैंपल लोगे, और किस वे से आप डेटा को कलेक्ट करोगे, कहाँ से डेटा कलेक्ट करने वाले हो, आप रिसर्च में जो जो चीजें आप करने वाले हो सारी चीजें आप रिसर्च डिजाइन में बता देते हो। तो याद रखिएगा, शोध प्रारूप जिसे हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं, इसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं रिसर्च में, जिसमें आप हर एक चीज में प्लानिंग कर लेते हो, आपके रिसर्च में आप किस तरीके से सारी चीजें करने वाले हो, आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हो, आपकी जो रिसर्च की समस्या होती है, आपकी जो शोध की समस्या होती है उसको आप किस तरीके से हल करने वाले हो, उसकी सारी आप प्लानिंग बता देते हो। सो उसे हम कहते हैं रिसर्च डिजाइन और शोध प्रारूप। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है, टू एक्सप्लेन हाउ रिसर्च प्रॉब्लम विल बी इन्वेस्टिगेटेड, मतलब शोध समस्या का अनुसंधान कैसे होगा इसकी व्याख्या करना। मतलब आप यहाँ पर आपकी जो शोध है, शोध की आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसका आप किस तरीके से उसको हल करने वाले हो, किस तरीके से आप उसको करने वाले हो, ये सारा आप बता देते हो आप आपकी शोध प्रारूप में। सो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, शोध समस्या का अनुसंधान कैसे होगा इसकी व्याख्या करना। टू एक्सप्लेन हाउ द रिसर्च प्रॉब्लम विल बी इन्वेस्टिगेटेड, रिसर्च प्रॉब्लम को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करोगे, किस तरीके से उस प्रॉब्लम का जो भी समस्या है उसका आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, आपको किस तरीके से उसको हल निकालोगे, ये आप बताते हो आपके रिसर्च डिजाइन में। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए, टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स, मतलब दूसरों से जानकारी हासिल करना। नहीं, रिसर्च डिजाइन का
कोई मेन टास्क ये नहीं होता कि आप दूसरों से जानकारी हासिल करें। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प ए है ये गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, टू आइडेंटिफाई ग्रुप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब अन्वेषण के लिए समूह को पहचान करना। नहीं, आप किसी ग्रुप इन्वेस्टिगेशन को आइडेंटिफाई नहीं करते हो रिसर्च डिजाइन में, तो यहाँ पर आपका विकल्प बी भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, टू अंडरलाइन दी वर्क डन, किए गए कार्य के संख्याकित करना। नहीं, आप रिसर्च डिजाइन कर रहे हो तो आप प्लानिंग कर रहे हो। अब जो वर्क हो गया आप उस पर तो रिसर्च नहीं करोगे, जो वर्क करा गया है, रिसर्च वर्क डन बता रहे हैं यहाँ पर, मतलब आपने कार्य कर चुका है उसको आप अंडरलाइन कर रहे हो। नहीं, आप ये रिसर्च डिजाइन में नहीं करते। सो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका जो विकल्प डी है ये गलत हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, टू एक्सप्लेन हाउ द रिसर्च प्रॉब्लम विल बी इन्वेस्टिगेटेड। सोच समस्या का अनुसंधान कैसे होगा इसकी व्याख्या करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चर को मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? Which of the following variables cannot be expressed in quantitative terms? इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा ऐसा एक विकल्प है, कौन सा ऐसा एक वेरिएबल है, कौन सा ऐसा एक चर है जो आपके क्वांटिटेटिव टर्म को और मात्रात्मक शब्दों को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, व्यक्त नहीं कर रहा है। अब हम वन बाय वन ये सारे विकल्प देख लेते हैं। सो आपको पहले विकल्प देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव टर्म क्या होता है, मतलब मात्रात्मक टर्म क्या होता है। क्वांटिटेटिव, जैसा ये नाम से ही हमें इसका अर्थ पता चल रहा है, जो क्वांटिटी बताए, जो क्वांटिटी बताए। और क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमारे पास जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी चर होंगे, यहाँ पर हमारे पास नंबर्स में सारा डेटा अवेलेबल होगा। आपको ये याद रखना है, नंबर्स के फॉर्म में हमारे पास सारा डेटा प्रेजेंट होगा, ओके, जो कि नंबर को दर्शाता है। अब क्वांटिटेटिव टर्म्स को कौन सा वेरिएबल, कौन सा चर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, हम ये वन बाय वन हर एक विकल्प देखेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सो ऑप्शन ए आपको गिवन है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसे हम कहते हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो किसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति उसके इनकम से लगाया जा सकता है। सो इनकम नंबर्स के फॉर्म में होती है, ओके, नंबर पर आधारित होती है। किसी की इनकम कुछ होगी 90,000, किसी की इनकम होगी 90,000, किसी की 70,000। सो यहाँ पर आपको नंबर्स के रूप में डेटा मिल रहा है। सो ये आपका क्वांटिटेटिव टर्म का एक्सप्रेस कर रहा है। ये जो आपका ऑप्शन ए, विकल्प ए जो है आपको ये क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है और दर्शा रहा है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, विकल्प ए गलत हो जाएगा। देन विकल्प बी, मैरिटल स्टेटस, जिसे हम कहते हैं वैवाहिक स्थिति। किसी की वैवाहिक स्थिति कैसे बताया जा सकता है, कैसे दर्शाया जा सकता है? मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में आप ये कह सकते हो कि मैरिटल स्टेटस, इंडिया के लोगों का मैरिटल स्टेटस 70% मैरिड है। मतलब यहाँ पर आपके पास जो डेटा मिल रहा है आपको ये नंबर्स के फॉर्म में मिल रहा है, नंबर पर आधारित मिल रहा है, नंबर को दर्शा रहा है। सो ये भी आपका क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है, ये भी विकल्प, ये भी आपके मात्रात्मक टर्म को दर्शा रहा है। सो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देन विकल्प सी हम देखते हैं जो कि है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसे हम कहते हैं संख्यात्मक अभिरुचि। किसी की संख्यात्मक अभिरुचि मतलब किसी की संख्यात्मक अभिरुचि, जैसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में ये हम पता लगाते हैं क्योंकि जो पर्सन है, कोई भी पर्सन है, वो मैथ्स में कितना अच्छा है, वो मैथ्स किस तरीके से वो सॉल्व कर पा रहा है। जैसे न्यूमेरिकल संख्यात्मक नंबर्स, मतलब आपको जो वर्ड गिवन है उसी में आपको नंबर्स को दर्शा रहा है ये वर्ड। तो ये ऑब्वियसली आपका जो है क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है, आपका विकल्प सी। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। देन विकल्प डी, प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल एटीट्यूड, जिसे हम कहते हैं पेशेवर अभिरुचि। किसी के प्रोफेशनल एटीट्यूड मतलब वो पर्सन कैसा है, ओके, वो पर्सन कैसा है, आप यहाँ पर उसकी क्वालिटी को दर्शा रहे हैं उसके। सो यहाँ पर ये क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है बल्कि ये क्वालिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है। सो प्रोफेशनल एटीट्यूड ये आपके क्वांटिटेटिव टर्म को नहीं दर्शा रहा है बल्कि क्वालिटेटिव टर्म को दर्शा रहा है। इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेशनल एटीट्यूड, पेशेवर अभिरुचि। एंड
What is the difference between the mean of a researcher's sample and the mean of the population of the sample known as? एक शोधकर्ता के नमूने और जनसंख्या के नमूने के मध्य के बीच अंतर को क्या कहते हैं? मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है, हमें फाइंड आउट करनी है कि ये डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन में हमें ये बताया गया है कि आपके जो पॉपुलेशन है, मतलब आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या और आपके जो सैंपल मतलब रिसर्चर्स के सैंपल मतलब आपके जो सैंपल से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका मीन, पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन से आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उनका डिफरेंस, क्या होगा, उनका अंतर को हम क्या कहेंगे। मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन का आपका मीन, पॉपुलेशन का मीन माइनस सैंपल का मीन, इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पॉपुलेशन का मीन मतलब पॉपुलेशन का जो भी मीन होगा वो आप लिखोगे, और सैंपल का मीन, सैंपल जिस पर हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं, जिस पर हम शोध परफॉर्म करते हैं। सो शोधकर्ता का जो सैंपल होता है और सैंपल से हमको जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसका डिफरेंस, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो इस डेफिनेशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर, सैंपल एरर, सैम्पलिंग एरर और सैंपल एरर। तो ये जो डेफिनेशन आपको दी गई है, तो ये डेफिनेशन आपकी होगी सैंपल एरर की, जिसे हम कहते हैं नमूनाकरण त्रुटि। तो यहाँ पर आप जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन जो आपको गिवन है ये सैंपल एरर की गिवन है। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसे भी हम एक बारी देख लेते हैं। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसे हम कहते हैं विश्वास अंतराल। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो कितने % सही आएगा, आपका आपके रिजल्ट पर कॉन्फिडेंस, उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। आपको आपके रिजल्ट पर जो विश्वास होगा उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस अंतराल, कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल की नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन सी स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसे हम कहते हैं मानक विचलन। सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन बताते हैं कि आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है, आपका डेटा कितना स्प्रेड है, ये बताता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। सो यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन की भी हमें डेफिनेशन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी कॉन्फिडेंस सिग्निफिकेंस लेवल, जिसे हम कहते हैं सार्थकता स्तर। तो सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है कि आप जैसे मान लेते हो रिसर्च में आपके 1% और 5% सिग्निफिकेंस लेवल आप सेट करते हो। मतलब आप ये देखते हो कि इतने % आपके रिसर्च में एरर होने के चांस है। अगर आपके इससे कम एरर आता है आपके रिजल्ट में, तो आप कहोगे कि आपके जो रिजल्ट है वो सही है, मतलब आपके जो रिजल्ट है वो बाय चांस नहीं आ रहे हैं, जो एक्चुअल में जो रियलिटी में रिजल्ट आना है वही आ रहा है। सो उससे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। सो ये सिग्निफिकेंस लेवल की भी हमें डेफिनेशन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सैंपल एरर, जिसे हम कहते हैं नमूनाकरण त्रुटि। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन वेबसाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना किसका एक उदाहरण है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो ये कौन से डेटा का एग्जाम्पल होगी, हमें ये पता लगाना है। मतलब एक वेबसाइट है, वेबसाइट पर कुछ सूचना उपलब्ध है। सो ये जो आपकी सूचना उपलब्ध है ये कौन सा उदाहरण होगी, कौन से आंकड़े का उदाहरण होगी, हमें ये पता लगाना है। सो याद रखिए वेबसाइट पर आपकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, सो ये आपके सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल होगी, मतलब आपके द्वितीयक आंकड़े का एग्जाम्पल होगी, मतलब आपके द्वितीयक आंकड़े का उदाहरण होगी अगर आपके कोई वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध है तो। अब किस तरीके से, अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको बताया गया वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे आपके रिसर्च में 2 टाइप का डेटा होता है, एक होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। सो सेकेंडरी डेटा उसी तरीके से, सेकेंडरी डेटा क्या होता है जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल हो, आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल हो, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। उसी तरीके से वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ये आपका सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल होगा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं उससे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो आपके शोधकर्ता
खुद उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। ऐसे आंकड़े जो रिसर्चर, जो आपके शोधकर्ता खुद जनरेट करते हैं, खुद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राथमिक डेटा और प्राइमरी डेटा। सो यहाँ पर वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ये आपके सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल हो गया, ना कि प्राइमरी डेटा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये गलत हो जाएगा। देन हम ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी इंटरनेट डेटा। इंटरनेट डेटा मतलब इंटरनेट आंकड़े क्या होते हैं आपके, जो आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो, इंटरनेट से आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो इंटरनेट पर, आप इंटरनेट कनेक्ट करोगे, इंटरनेट से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इंटरनेट का डेटा होगा। सो यहाँ पर ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी, जो विकल्प सी है इंटरनेट आंकड़े, ये भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी रिसर्च डेटा। रिसर्च डेटा मतलब आपके शोधपरक आंकड़े। सो वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अब वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं हो कि वो आपके रिसर्च का ही डेटा होगा, मतलब आपके जो रिसर्च के आंकड़े वही हो, कोई भी दूसरी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है। सो आपके यहाँ पर जो रिसर्च डेटा है ये भी इस क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी भी गलत विकल्प है। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी सेकेंडरी डेटा, जिसे हम कहते हैं द्वितीयक आंकड़े। इन वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मतलब आपके वेबसाइट पर कुछ सूचना उपलब्ध है, तो ये आपके द्वितीयक आंकड़े का एग्जाम्पल होंगे, मतलब आपके सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल होगी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not in the process of research? निम्न में से कौन सा शोध प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है? इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है और इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है, कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट नहीं होता है। मतलब दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो आपके शोध प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। सो हम एक एक कर सारे ऑप्शंस देख लेते हैं और पता लगाते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। यस, आप आपके रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, बताते हो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, आप किस प्रॉब्लम पर रिसर्च कर रहे हो, उससे सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, आप ये बताते हो। सो बेसिकली आप रिसर्च प्रोसेस में बताते हो कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, इसको डिफाइन करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या की विवेचना। सो ये आपका रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है, लेकिन हमें पूछ रहे हैं विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में कौन सा आपका ऑप्शन और कौन सा विकल्प शामिल नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये आपके रिसर्च प्रोसेस में और शोध प्रक्रिया में शामिल होता है। देन ऑप्शन सी डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल। यस, हम रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च प्रपोजल डेवलप करते हैं, मतलब शोध प्रस्तावना निर्माण करते हैं। रिसर्च प्रपोजल को आप डेवलप करोगे। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, जिसमें आप बताते हो कि रिसर्च में क्या क्या करने वाले हो। बेसिकली आप यहाँ पर सारे आपके प्लान बताते हो कि आप किस तरीके से रिसर्च करने वाले हो, क्या करने वाले हो, कितना आपको फंड लगने वाला है, किस तरीके से आप करने वाले हो। सो रिसर्च प्रपोजल आप आपके गाइड को दोगे या फिर आप आपके कम्युनिटी को देंगे और उसके थ्रू आप बताओगे कि आपका रिसर्च में आप किस तरीके से आप रिसर्च करने वाले, आपको कितना फंड लगने वाला है। तो ये सारी चीजें आप आपके रिसर्च प्रपोजल में बताते हो। तो रिसर्च प्रपोजल ये आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपकी रिसर्च प्रपोजल अप्रूव होती है तो ही आप आगे रिसर्च कर पाते हो। तो यहाँ पर डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल मतलब शोध प्रस्तावना निर्माण, ये आपका रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होती है, मतलब आपके शोध प्रक्रिया में ये स्टेप्स शामिल होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन डी सैम्पलिंग डिजाइन, जिसे हम कहते हैं डिजाइन का नमूनाकरण। मतलब आप सैम्पलिंग डिजाइन बताओगे रिसर्च के प्रोसेस में, मतलब आप किस तरीके से आपके सैंपल्स को सिलेक्ट करने वाले हो, कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करने वाले हो, आपकी पॉपुलेशन कितनी होगी, सैंपल के लिए आपने किन किन मेंबर्स को चूज करा है, आप किस पर स्टडी परफॉर्म करें। तो यहाँ पर आप आपके सैंपल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताते हो, आप किस तरीके से सैंपल के थ्रू आप इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले हो। सो ये भी आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा, सैम्पलिंग डिजाइन मतलब डिजाइन का नमूनाकरण। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिएटिंग फिक्शन वर्क। क्रिएटिंग फिक्शनल वर्क मतलब जिसे हम कहते हैं कथा सत्य का निर्माण। मतलब यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है ये सही है। रिसर्च प्रोसेस में आप
फिक्शनल वर्क को बताते नहीं हो, फिक्शनल वर्क को क्रिएट नहीं करते। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा, फिक्शनल वर्क क्या होता है? फिक्शनल वर्क जिसे हम इमेजिनेशन से क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्पाइडरमैन स्टोरी, जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो फैक्ट नहीं होता है, लेकिन हम खुद से बनाते हैं, हम अपनी इमेजिनेशन से वो चीजों को क्रिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं फिक्शनल वर्क। सो रिसर्च प्रोसेस में आपके हम फिक्शनल वर्क को क्रिएट नहीं करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्केड्यूल इन रिसर्च इज डिफाइंड एज, अनुसंधान में अनुसूची की परिभाषित किया गया है। इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना है, ये फाइंड आउट करना है कि रिसर्च में स्केड्यूल की डेफिनेशन क्या होती है। मतलब आपकी जो अनुसंधान है, आपकी जो शोध है, शोध में अनुसूची की परिभाषा क्या होती है, हमें इस क्वेश्चन में पता लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए स्केड्यूल ये होता क्या है। पहले तो स्केड्यूल क्या होता है, आपके इंटरव्यू की तरह ही होता है। जैसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यूज रिसर्चर कंडक्ट करवाते हैं, एक्सपर्ट्स से उनके ओपिनियन लेते हैं और उसके बेसिस पे उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं थ्रू इंटरव्यूज। सो स्केड्यूल भी इंटरव्यू की तरह होता है। रिसर्चर यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज होते हैं, उनसे इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं और उनके थ्रू इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, डेटा को जनरेट करते हैं। तो स्केड्यूल में याद रखिए, जैसे इंटरव्यू में रिसर्चर क्वेश्चंस पहले से प्री प्लान नहीं करके जाते हैं, लेकिन स्केड्यूल में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो रिसर्चर इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे रिस्पोंडेंट से, वो सारे क्वेश्चंस प्री प्लान्ड होते हैं। वो क्वेश्चन सारे प्री प्लान्ड होंगे, मतलब पहले से ही रिसर्चर डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अपने रिस्पोंडेंट को ये क्वेश्चंस पूछूंगा। उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पर रिसर्चर क्वेश्चन नहीं पूछते, मतलब पहले से एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसी क्वेश्चंस को रिसर्चर्स और जो इंटरव्यूअर है वो अपने रिस्पोंडेंट से, जिनसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, सो यहाँ पर सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले से ही प्री प्लान्ड होते हैं। पहले से ही रिसर्चर प्लान कर लेते हैं कि मैं अपने रिस्पोंडेंट को ये क्वेश्चंस पूछूंगा अपने इंटरव्यू में। सो उसे कहते हैं हम स्केड्यूल। लेकिन याद रखिएगा, इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्री प्लान नहीं होते, पहले से रिसर्चर डिसाइड नहीं करते, बल्कि रिसर्चर और रिस्पोंडेंट का जो रिस्पॉन्स आता है उन्हीं की बेसिस पर आगे क्वेश्चंस पूछते हैं। वहां पर रिसर्चर के इंटरव्यू में रिसर्चर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिसर्चर डिसाइड नहीं करते, लेकिन स्केड्यूल में रिसर्चर पहले से ही क्वेश्चंस को डिसाइड कर लेते हैं, वो अपने रिस्पोंडेंट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। सो याद रखिएगा, स्केड्यूल में रिसर्चर इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर रिसर्चर डेटा जनरेट कर रहे हैं। जब भी रिसर्चर को कुछ डेटा जनरेट करते हैं, डेटा जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरव्यू स्केड्यूल भी एक टाइप का इंटरव्यू ही है, और यहाँ पर रिसर्चर डेटा को जनरेट कर रहे हैं। डेटा जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर रिसर्चर को जो भी डेटा मिल रहा है वो प्राइमरी डेटा मिल रहा है। तो याद रखिएगा, स्केड्यूल में जो भी डेटा मिलेगा आपको वो प्राइमरी डेटा होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस। मतलब प्राइमरी डेटा मिलेगा, जो भी रिसर्चर क्वेश्चंस पूछेंगे अपने रिस्पोंडेंट से, उनको जो भी डेटा मिलेगा वो प्राइमरी डेटा होगा, मतलब यहाँ पर रिसर्चर को न्यू डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, इस क्वेश्चन का जो विकल्प सी है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए, टाइम पीरियड फॉर द स्टडी, नहीं, स्केड्यूल टाइम पीरियड नहीं होता है, बिकॉज ये एक इंटरव्यू होता है, उसे हम आपके स्टडी का मतलब आपके अध्ययन का समय भी नहीं कहेंगे। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प है ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी, टाइम पीरियड फॉर डेटा कलेक्शन का टाइम पीरियड नहीं होता है, मतलब आप कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। आंकड़े संग्रह के लिए समयावधि, ये भी नहीं होता है आपका स्केड्यूल, मतलब अनुसूची ये भी नहीं होती है, ये भी आपका ऑप्शन बी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी, डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस, नहीं, आप स्केड्यूल से आपको जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा, आप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हो आपके रिस्पोंडेंट से, आपको जो भी उस टाइम पर डेटा मिलेगा वो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी नहीं होगा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट, निम्न में से शोध के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन रिसर्च?
इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसकी शोध में आवश्यकता होती है। मतलब दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी शोध में रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी आपकी जो रिसर्च है उसमें उसकी जरूरत होती है। तो हम एक एक करके सारे विकल्प देखेंगे, एक एक करके सारे ऑप्शंस देखेंगे और पता लगाएंगे कि रिसर्च में किस चीज की, किस ऑप्शन की रिक्वायरमेंट होती है और आपके शोध में किस चीज की आवश्यकता होती है। तो पहले हम ऑप्शन ए देखेंगे, इमेजिनरी व्यू, जिसे हम कहते हैं कल्पनात्मक दृष्टिकोण। तो कल्पनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, इमेजिनरी व्यू क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ इमेजिन कर लिया जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपने इमेजिन कर लिया। जैसे कोई स्पाइडरमैन की स्टोरी है, ये इमेजिन के बेसिस पर बनी है। आपने कुछ इमेजिन कर लिया जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। सो याद रखिएगा, रिसर्च हम ऐसे चीजों पे करते हैं जो रियल में एग्जिस्ट कर रहा हो, जिसको आप आपकी जो लाइफ है उस पर अप्लाई कर सकते हो, लोगों पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे किसी ड्रग्स पर रिसर्च की जा सकती है, कोई इकोनॉमिक पर, कोई सोशल पॉइंट पर रिसर्च की जा सकती है, लोगों के लिए कुछ भला हो सके, ऐसे टॉपिक पर जो लोगों के लिए यूजफुल हो सके उस पर रिसर्च की जा सकती है। इमेजिनरी व्यू पर रिसर्च नहीं हो सकती है, मतलब आपके जो कल्पनात्मक दृष्टिकोण है इस पर आप रिसर्च शोध नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे स्पाइडरमैन की स्टोरी, ये तो बस इमेजिनेशन के बेसिस पर बनाई गई थी, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। सो इस चीज पर शोध नहीं की जा सकती, शोध में इस चीज की आवश्यकता नहीं होती है, इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प है इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प भी नरेशन जिसे हम कहते हैं अभिकथन। तो नरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी है, राइटर क्या करता है, उस स्टोरी को एक्सप्लेन करता है। सो रिसर्च में हम हमारा जो रिसर्च टॉपिक होता है उसको एक्सप्लेन नहीं करते, बल्कि हम बताते हैं कि हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम को, उस टॉपिक को हम सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से हम उस पर रिसर्च करने वाले हैं, किस तरीके से वो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, उसका बेनिफिट क्या होगा सोसाइटी के लिए। तो ये हम देखते हैं रिसर्च में बेसिकली। यहाँ पर आप रिसर्च को नरेट नहीं करोगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प भी है ये भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी देखेंगे अब हम, पर्सोनिफिकेशन जिसे हम कहते हैं मानवीकरण। अब पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण होता क्या है, मतलब आप जो लिविंग थिंग है उनकी क्वालिटी आप गैर जीवित चीजों को बता देते हो। जैसे जीवित चीजें जैसे हो सकते हैं, जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स, वॉक करते हैं, मतलब हम लोग चल सकते हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि आपकी जो जमीन है ये चल सकती है। सो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि आप कहते हो कि जमीन चल सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण के तौर पर हम लेंगे तो हम ये कहेंगे कि जमीन चल सकती है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स के जो भी क्वालिटी है हम नॉन लिविंग थिंग को अप्लाई कर रहे हैं। मतलब जीवित चीजों के जो भी क्वालिटी होंगे, उनके जो भी फीचर्स होंगे, हम गैर जीवित चीजों पर अप्लाई कर रहे हैं। सो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। सो रिसर्च में इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, रिसर्च में नॉन लिविंग थिंग के बारे में ऐसा हम नहीं कह सकते, इस पर रिसर्च नहीं हो सकती। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये भी गलत हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन रिसर्च, मानवीकरण ये आपके शोध की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है ये सही हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब आलोचनात्मक अन्वेषण। मतलब क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है, बहुत क्रिटिकल वे में आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, आप एकदम ध्यान से इन्वेस्टिगेशन करोगे। आपका जो भी रिसर्च का टॉपिक होगा, आपका जो भी रिसर्च का एम होगा कि आप इस तरीके से रिसर्च करने वाले हो, उस प्रॉब्लम का, आपका जो भी रिसर्च टॉपिक है उस प्रॉब्लम का किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो, उसका आप किस तरीके से उसका उस समस्या का किस तरीके से आप हल निकालने वाले हो, इस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, उसको बारीकी से देखते हो और आप उस प्रॉब्लम का हल निकाल लेते हो, उसका सोल्यूशन निकाल लेते हो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। मतलब आपकी जो शोध होती है, शोध में आलोचनात्मक अन्वेषण आवश्यकता होती है, मतलब आपके रिसर्च में क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन बहुत रिक्वायर्ड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यहाँ पर आप रिसर्च किस तरीके से करोगे, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करोगे आपके रिसर्च में। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से परिकल्पना के विषय में क्या सही है।
व्हाट इज करेक्ट अबाउट अ हाइपोथेसिस। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो सही कह रहा है अबाउट परिकल्पना। मतलब दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है और दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है, जो करेक्ट है अबाउट हाइपोथेसिस। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले हाइपोथेसिस का मीनिंग पता होना चाहिए, मतलब आपके जो परिकल्पना है उसका मतलब पता होना चाहिए कि परिकल्पना और हाइपोथेसिस आपका होता क्या है। सो परिकल्पना, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। टेंटेटिव का मतलब होता है टेम्पररी, मतलब कुछ समय के लिए आप मान लेते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। ओके, सो हाइपोथेसिस हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। ये हमारे अजम्पशंस होते हैं और गेसेस होते हैं। सो अजम्पशंस और गेसेस को कुछ समय के लिए मान लेना और उस पर रिसर्चर उसको टेस्ट करते हैं कि ये सही होगा या फिर गलत होगा। सो उसी को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। सो याद रखिएगा, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, मतलब एक टेम्पररी स्टेटमेंट, मतलब कुछ समय के लिए रिसर्चर मान लेते हैं, शोधकर्ता कुछ समय के लिए मान लेते हैं ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, और इसी स्टेटमेंट को शोधकर्ता अपने शोध में टेस्ट करते हैं, उनका परिणाम करते हैं और ये देखते हैं कि उनका क्या रिजल्ट आएगा, क्या सही आएगा रिजल्ट या फिर गलत आएगा। याद रखिएगा, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, मतलब कि जो परिकल्पना है आप कुछ समय के लिए उसको मान लेते हो। अब हम सारे विकल्प देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प सही है, परिकल्पना से रिलेटेड है, और कौन सा विकल्प हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। सो यहाँ पर हम ऑप्शन ए देखेंगे। हाइपोथेसिस इज द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च, मतलब आपकी जो परिकल्पना है ये शोध का आपका परिणाम होता है। नहीं, आपका जो हाइपोथेसिस है, ये ऑप्शन बता रहा है कि आपका जो हाइपोथेसिस है ये आपका रिजल्ट होता है रिसर्च का। नहीं, हाइपोथेसिस आपका रिजल्ट रिसर्च का रिजल्ट नहीं होता। आपकी जो परिकल्पना है उसका परिणाम, आपकी जो परिकल्पना है आपका शोध का ये परिणाम नहीं होता है। परिकल्पना तो डिफरेंट होता है। परिकल्पना तो कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, हमको पता नहीं होता है कि वो सही है या फिर गलत है। ये हम हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर, हमें जितनी नॉलेज है उसके बेसिस पर हम एक स्टेटमेंट बता देते हैं और उसको रिसर्चर आपको शोधकर्ता टेस्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, हाइपोथेसिस यानी आपकी जो परिकल्पना है आपका शोध का परिणाम नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प है गलत हो जाएगा। देन हम डायरेक्टली ऑप्शन सी देखेंगे, विकल्प सी देखेंगे। हाइपोथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। नहीं, हाइपोथेसिस आपका रिसर्च का प्रोसेस नहीं होती, मतलब आपकी जो परिकल्पना है ये आपके शोध की प्रक्रिया नहीं होती है, ये तो एक आपका रिसर्च का एक पार्ट होता है। तो याद रखिएगा, ये प्रोसेस नहीं होता है, इसे हम प्रोसेस नहीं कहेंगे, ये आपके रिसर्च का, आपकी शोध का एक पार्ट होता है, ये प्रक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है ये भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी, हाइपोथेसिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च वर्क। ये ऑप्शन डी बता रहा है कि आपके जो शोध है, शोध कार्य में आपकी जो परिकल्पना है इसकी कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। रिसर्च में हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप इसी हाइपोथेसिस को तो अपने रिसर्च में टेस्ट करते हो। ये देखते हो कि आपके जो हाइपोथेसिस आपने ले डाउन करी है, जो हाइपोथेसिस आपने दी है, उसी को आप टेस्ट करते हो कि वो सही होगा या फिर गलत। ये ऑप्शन तो टोटली इनकरेक्ट है, ये तो गलत ही होगा, क्योंकि हाइपोथेसिस रिसर्च वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये हाइपोथेसिस में आवश्यकता होती है आपके। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये भी गलत हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, जो कि है फाइंडिंग्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम हाइपोथेसिस, मतलब आपका जो परिणाम है परिकल्पना से भिन्न हो सकता है। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए हाइपोथेसिस मैंने कहा कि हो सकता है वाटर जो है, वाटर ज्यादा देने से हो सकता है प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो। लेकिन जो मेरे रिजल्ट आ रहे थे वो बता रहे थे, मान लीजिए कि जरूरी नहीं है कि अगर आप वाटर ज्यादा दोगे तो हो सकता है प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो। मेरे रिजल्ट ये आ रहे थे। तो यहाँ पर मेरी हाइपोथेसिस डिफरेंट कह रही थी और मेरे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, हाइपोथेसिस एक डिफरेंट भी हो सकता है। हम हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं। हमें जितना नॉलेज होता है उसके बेसिस पर हम हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं। सो हाइपोथेसिस हमारी रिजल्ट जो आ रहे हैं उससे डिफरेंट हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। सो इसी को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। सो याद रखिएगा, फाइंडिंग्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम हाइपोथेसिस, यानी आपके जो परिणाम आ रहे हैं शोध के, ये आपकी परिकल्पना से भिन्न हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। सो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। और विकल्प बी, परिणाम परिकल्पना से भिन्न हो सकता है, फाइंडिंग्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम हाइपोथेसिस। अगला प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस।